नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रानी सिंह आपके साथ यहाँ पे एज अ बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटर हूँ। तो आज से हम अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हर उस सिलेबस के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जो हमारे आने वाले रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम्स हो गए या बाकी के स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा लगन और मेहनत की ज़रूरत है। चलिए पहले हम देखिए, अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, मानते हैं कि हमारा साइंस है, साइंस के बारे में तो सब जानते हैं कि साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले इसके कुछ एक छोटा-सा डेफिनेशन तो होगा ना कि आखिर ये चीज़ है क्या? इसमें क्या पढ़ते हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन ये है क्या? इसकी क्या परिभाषा है? पहले वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अभी बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये आया कहाँ से है? इसका क्या मतलब है? इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? इसमें क्या-क्या सिलेबस हैं? पहले हम उस चीज़ से शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं हमारा क्या सब्जेक्ट है। वैसे ये तो हमारा चैप्टर 1 हम सेल स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं एक छोटा-सा 2-3 की पॉइंट्स बताना चाहती हूँ आप सभी को हमारे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? तो हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है बायोलॉजी, जो हम अभी से शुरू करेंगे। आज हमारा डे 1 है सिलेबस का, ठीक है? तो हमारा जो ये बायोलॉजी वर्ड है ना, ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक बायो और एक लॉजी, ठीक है? और ये जो दोनों ही वर्ड है, दोनों ही शब्द है ना, वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो ये हमारा बायो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लिविंग, जिसको हम लोग जीवित बोलते हैं, लिविंग, ठीक है? और ये जो लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब तो आप सभी को पता होगा, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। जो चीज़ भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम उसके बारे में कुछ नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है? तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में हम अपने लिविंग नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे धरती पर जितनी भी जीवित चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनकी क्या-क्या नेचर है, उनके क्या-क्या लाइफ प्रोसेस है, वो आए कहाँ से, वो क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी साथ में लेके चलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुए हो, फिर उन हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को डीप स्टडी करेंगे ताकि हमारा एक भी पॉइंट छूटे ना और हम अपने गोल को कंप्लीट कर सकें, ठीक है? तो वैसे तो शुरुआत है कि अगर आप कभी भी बायोलॉजी की शुरुआत करोगे ना, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आप सबसे पहले इस टॉपिक को ही चूज करो जो कि आपका सेल है, ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले उसका एक रूट पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? कि उसका रूट पॉइंट क्या है, उसकी शुरुआत क्या है। तो अगर हम बायोलॉजी को देखें ना, तो इसकी शुरुआत होती है सेल से, ठीक है? इसकी शुरुआत होती है सेल से। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? सेल, ठीक है? इसके बाद हम इसके और भी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि सेल के बाद हम टिश्यूज के बारे में देखेंगे, टिश्यू के बाद हम ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखेंगे, डिजीज के बारे में देखेंगे, ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? और ये जो आपका चैप्टर है, आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपके लिए बिलिंगुअल होगा। अभी तो कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको एज बस इंग्लिश में बता रही हूँ, बट धीरे धीरे हम सारी चीजों को दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे ताकि ताकि आप लोगों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो हमारा चैप्टर 1 रहेगा क्या? मैंने बताया ना अभी, सेल, ठीक है? सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। हम सबसे पहले किस चीज के बारे में देखेंगे? कोशिका के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिक्चर डाला है आपके लिए। ये है हमारा एक सेल का नमूना स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें मैंने कुछ पार्ट्स को भी लेबल किया है और इनके मीनिंग्स को भी मैंने यहाँ साइड में एक टेबल में आपके लिए शो कर दिया है, तो आप इनका यूज कर सकते हो अपनी नॉर्मल छोटे छोटे की पॉइंट्स को निकालने के लिए। और ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है? तो आप इस पे एक लुक थ्रू कर सकते हो। ये आपका सेल है, इसके कुछ पार्ट्स लेबलिंग है और यहाँ उनकी मीनिंग्स भी नोटेड है आपके लिए, ठीक है? तो चलते शुरू करते हैं हम अपने सेल को। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले सेल की डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी क्या परिभाषा है। जैसा अभी हमने देखा ना बायोलॉजी की क्या परिभाषा है, उसमें हम किस के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम सेल में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद
इसकी डिस्कवरी को देखेंगे कि ये आया कहाँ से, हम तक इसको किसने पहुंचाया, कब आया, ठीक है। उसके बाद हम इसके पार्ट्स को देखेंगे, जो मैंने पिछले स्लाइड में कुछ पार्ट्स को लेबलिंग किया था ना, उस पार्ट्स को हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ एंड पार्ट ऑफ सेल्फ। तो शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, डेफिनेशन। ये सेल है क्या? सेल देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया ना कि हम सबसे पहले किसको उठाएंगे, सब्जेक्ट के रूट को उठाएंगे। तो रूट क्या होता है, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। तो हमारा सेल उसी तरीके से क्या है, हमारे लाइफ का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। हमारे जीवन का एक कार्यात्मक इकाई है। इकाई का मतलब तो आपको पता होगा, इकाई जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन की एक संरचनात्मक इकाई है, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज, ये हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब यही इसी ने हमारे लाइफ को बिल्ड किया है, बनाया है, ठीक है। जो आज हमारा बॉडी एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दिखता है, वो सब किसकी वजह से, तो सेल की वजह से, ठीक है। तो हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि जीवन का निर्माण खंड भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही की पॉइंट्स जो है ना, वो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में डाल चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा हमारे जीवन का कार्यात्मक इकाई है। फिर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, लाइक सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया। तो अगर आपको पता रहेगा कि हमारे लाइफ का फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, तो आप आसानी से मार्क कर पाओगे। इन 3 की पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करके रखना होगा कि सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है और एक हमारे जीवन का निर्माण खंड है। ये तो हो गया सेल क्या है, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। पर हम तो स्टडी कर रहे हैं, हम तभी कर रहे हैं ना जब हमें इसके बारे में पहले से पता है। तो वो लोग जो सेल के बारे में डीप स्टडी करके हम तक इन सारी चीजों को पहुंचाए हैं, तो जो लोग भी सेल को स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये भी आपके लिए की पॉइंट है, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट को साथ में लेके चलना है, किसी भी चीज को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान, ठीक है। इस पॉइंट को आप रिमेंबर करके रखना, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। हमने परिभाषा तो देख लिया कि ये है क्या, पर ये आया कहाँ से वो भी तो हमें जानना होगा ना। देखिए, the cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. सेल की खोज और नामकरण सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में। He remarked that it looked strangely similar to cellula. ये आपका वर्ड सेलुला, ये स्मॉल रूम, सेलुला या फिर एक छोटा सा कमरा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो सेल है वो बहुत एक बिल्कुल एक छोटे से कमरे की तरह है, ठीक है। और उन्होंने एक और वर्ड पुट किया, सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, छोटा कमरा, ठीक है, के समान दिखता है, जिनमें भिक्षु रहते थे, इस प्रकार यह नाम पड़ा। ये सेलुला क्या था पहले, भिक्षु आप जानते हो ना, मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है। तो ये लोग जहां रहते थे मॉन्क्स, उसको क्या बोलते थे, सेलुला। और इसी सेलुला के नाम पे रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण क्या किया, सेल, कि ये क्या है, सेल है। और किस साल में, 1665 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। एंटोन वन लियोनहॉक वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, फ्री लिविंग सेल, ठीक है। एंटोन वॉन लुवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1674 में पानी में शैवाल की मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की। या यहाँ तो ये बोल रहा है कि डिस्कवरी तो इन्होंने की, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि डिस्कवरी यानी नामकरण तो रॉबर्ट हुक ने की, तो ये तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन से बात है ही नहीं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को हमारे पास लाया था वो जीवित नहीं था, ठीक है, वो एक डेड सेल था। उनको वो डेड सेल मिला कहाँ से, तो हमारा जो ट्री होता है ना, ट्री के ऊपर जो उसका बार्क होता है, जो उसका छाल होता है ना,
उन्होंने उस बार्क को अपने टेलीस्कोप में जब देखा तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा था, छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह, ठीक है। इस तरीके का आपके पास कुछ उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसी को उन्होंने क्या बोला, सेलुला बोला, ठीक है। और इस सेलुला का मतलब क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, स्मॉल रूम्स, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल लाया, डेड सेल लाया। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को लाया था वो जीवित नहीं था, वो डेड था, ठीक है। लेकिन जिस सेल को एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने हमारे पास लाया था किस साल में, 1674 में, वो जो सेल था वो जीवित कोशिका थी, लिविंग सेल्स थी, ठीक है। तो इनके नेम्स और साथ में इनका ईयर कि किस साल में उन्होंने लाया और किसने लिविंग लाया, किसने डेड लाया, सेलुला का मीनिंग क्या होता है, ये सेलुला आया कहाँ से, ये सारे की पॉइंट्स आपके नोटेड है, आप इसमें से इसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कवरी, हमने देख लिया, आप एक बार इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं सेल थ्योरी। आप जब मैथ्स भी पढ़ते होगे तो मैथ्स में आपको हर एक टॉपिक का कुछ थ्योरम्स मिलता होगा, ठीक है, उसके कुछ थ्योरीज मिलती होंगी। फिजिक्स भी पढ़ोगे उसमें भी आएगा, ओम्स की थ्योरी आएंगी, बाकी और भी बहुत सारे थ्योरी हैं। उस तरीके से ही हमारा जो सेल है, हमें सेल की भी थ्योरी के बारे में रीड करना है, कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। क्या कहता है ये थ्योरी, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मैथ्यूज स्क्लिडन, थियोडर स्क्वेन एंड रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ये तो ज्यादा, ये आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा, पर ये जो दोनों नाम है ना, मैथ्यूज स्क्लिडन एंड थियोडर स्क्वेन, ये दोनों नाम काफी ज्यादा आप अपने क्वेश्चन पेपर में नोटिस करोगे जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिव्यू करोगे। वैसे तो हम भी देखेंगे लेक्चर के लास्ट में, अपने सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, उसमें हमें ये दोनों नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत मैथियास स्लेडन और थियोडर स्वान और रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ये कौन थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही हम तक क्या, हमें क्या बताया, हमें सेल थ्योरी के बारे में बताया। पर ये तो ठीक है इन्होंने बताया, लेकिन ये सेल थ्योरी होता क्या है, क्या बताता है ये सेल थ्योरी हमें, देखिए। The cell theory states that all living species on earth are composed of cells. कोशिका सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्रजातियां कोशिकाओं से बनी है। क्या बोल रहा है ये, कि हमारे धरती पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर वो कितना भी छोटा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, वो किस चीज से बना हुआ है, वो कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यही कहती है हमारी सेल की थ्योरी, ठीक है। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था कि सेल क्या है, हमारे लाइफ का एक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो सेल थ्योरी हमें ये भी बताता है कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे बॉडी में हर आए दिन एक नया सेल बनता है, नहीं, हमारे बॉडी में सेल का डिवीजन होते रहता है, सेल्स आपस में डिवाइड होते रहते हैं और नए नए सेल्स का खुद में खुद निर्माण होता है, कोई नया चीज नहीं आता। पुरानी सेल्स ही थोड़ी बहुत डिवाइड होके मॉडिफाई होके न्यू सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने लाया था, तो मैथियास लेडन एंड थियोडर स्वान, इनका भी नाम आप याद रख सकते हो, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बताता हमें, तो सेल थ्योरी हमें बताता है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्रजातियां किससे बनी हुई हैं, कोशिकाओं से बनी हुई है, ठीक है। और ये हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, ये तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेल थ्योरी, आप देख सकते हो, इसमें से एक बार आप पढ़ सकते हो। और आपको किसी भी टॉपिक से अगर कोई भी डाउट है, आप उसे साइड में नोट करते चलो, ठीक है। आप बीच में उसे सेंड करके डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है, आप नोट करो। हम अपने सैटरडे के डाउट क्लास में आपके हर एक टॉपिक को, हर एक डाउट्स को साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, ओके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं अगला क्या है। अगला आते हैं, हमने देखा था ना, हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर उसके बाद डिस्कवरी देख लिया, अब आते हैं पार्ट ऑफ सेल। फर्स्ट स्लाइड मैंने पिक्चर लगाया था ना, उसमें सेल के कुछ पार्ट्स भी थे, मैंने तो एक पूरा सेल बना दिया, उसमें ढेर सारे पार्ट्स भी डाल दिया,
पर वो सारे पार्ट्स क्या है, उनके क्या नाम है, उनका क्या काम है, कोई भी चीज बिना काम करते होती नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अब, कोशिका का भाग, हमारे सेल में कौन कौन से पार्ट्स है। तो द सेल इज मेनली डिवाइडेड इनटू 5 कंपोनेंट। हमारी जो कोशिका है वो मुख्यतः 5 घटकों में विभाजित किया गया है। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, ठीक है। पहले हमारा सेल वॉल जो कि है कोशिका भित्ति, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एंड न्यूक्लियस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक, एंड सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका अंग। इस सेल ऑर्गेनेल्स में आपको और भी फर्दर 8-10 सब टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम सेल ऑर्गेनेल्स के अलग साइड में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बस ये जान लेते हैं कि हमारा जो सेल है वो कितने पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका अंग, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। चलिए चलते आगे और पढ़ते हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये क्या है, तो प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, अलगी। ये तो पता है ना, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे जीव जंतु जिससे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरियाज में भी होता है, फंगस में भी होता है और अलगी में भी होता है, ठीक है। ये पौधे, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल इन चारों में मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता है, अजीवित होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड टोर्जिडिटी एंड स्ट्रेंथ। इसका काम होता है शक्ति प्रदान करना, ठीक है। हमारे सेल को जो मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, वो कहाँ से मिलता है, वो किस काम किसका होता है देने का, सेल वॉल का, ठीक है। उसके बाद ये किससे से बना हुआ होता है, तो प्लांट में देखें तो प्लांट में ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। प्लांट में किससे से बना हुआ होता है, प्लांट में ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। बैक्टीरिया में ये पेप्टीन से बना रहता है, और अगर फंगस देखें मतलब कवक, कवक में ये काइटिन से बना रहता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आप रिमेंबर रखोगे कि हमारा सेल वॉल कैसा होता है, किसमें होता है, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगस में, अलगी में, ठीक है। दूसरा, ये नॉन लिविंग होता है। तीसरा, इसका काम क्या होता है, हमारे सेल को एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट में सेलुलोज का बना रहता है, बैक्टीरिया में पेप्टीन का बना रहता है और फंगस में काइटिन का बना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ना, जैसे आपका ये सेल हो गया, सेल का ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यही होता है हमारा सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। इसके अंदर भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो वो हम अपने आगे के फर्दर स्टडी में धीरे धीरे देखते चलेंगे, ठीक है। एक ही बार सारी चीजों को नहीं घुसाएंगे, ठीक है। तो सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि हमारा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। तो कहीं भी अगर सेल मेम्ब्रेन की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों आप सेम थिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो अभी मैंने बताया आपको कि सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, लेकिन प्लांट, हम आगे अभी सेल के पार्ट्स देखेंगे ना, तो एक आएगा हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट का सेल अलग होता है, एनिमल का सेल अलग होता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक में ना सेल वॉल होता है और एक में नहीं होता है। किसी में सेल मेम्ब्रेन होता है तो किसी में नहीं होता है। अब किस में होता है किस में नहीं होता है वो अभी नहीं देखेंगे, वो जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसने बोला कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ओके। नेक्स्ट, ये लिविंग होता है। सेल वॉल क्या था, नॉन लिविंग था, पर सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, जीवित है, ठीक है। ये इलास्टिक होता है, लाचेदार होता है और थिन, पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
इसका काम क्या होता है? तो हमारे सेल को शेप देना, आकार देना। और सेल वॉल का काम क्या था? हमारे सेल को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना। ठीक है, तो उसने स्ट्रेंथ दिया, इसने क्या दिया? शेप दिया। ठीक है, होल्ड कंटेंट ऑफ सेल। और इसका क्या काम होता है, क्यों होता है ये हमारे सेल में? तो सेल में इनको छोड़ के जितनी भी बाकी चीजें होती है ना, उन सबको होल्ड किए रखना। सेल की सामग्री को होल्ड करके रखता है कौन? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या है? फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ सामग्री की गति को सुगम बनाना क्योंकि यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अब हमारे जो बॉडी है, बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारा फूड सर्कुलेट हो रहा है, बाकी न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, गैसेस हो रहे हैं। तो हमारा जो सेल है, सेल के सारे पार्ट्स हमारे एनर्जी को, फूड को एंट्री करने का परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये फैसिलिटेट करता है क्या? तो किसी भी मटेरियल का मूवमेंट। ठीक है, इसमें कोई भी मटेरियल काफी आसानी से एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल होता है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट काफी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? यह किससे से बना हुआ रहता है? तो ये प्रोटीन और लिपिड से बना रहता है। ठीक है, 50% इसमें प्रोटीन होता है और 50% इसमें लिपिड होता है। 50% प्रोटीन और 50% लिपिड से बना रहता है। ठीक है, तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या? आउटर मोस्ट होता है, जीवित होता है, पतला होता है, काम क्या होता है? शेप देना, आकार देना। उसके बाद ये सेल के सामग्री को होल्ड करके रखता है। और ये किसी से बना रहता है? तो प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक है, 50% प्रोटीन एंड 50% लिपिड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? न्यूक्लियस, सेल का सबसे सेंटर। ठीक है, सेल का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। इसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी का सारा काम कौन सर्कुलेट करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उसी तरीके से हमारे सेल का जो ब्रेन है वो कौन है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है हमारे ब्रेन की तरह? सेल ऑर्गेनेल्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कोशिकांगों की गतिविधि को नियंत्रित करना। ठीक है, ताकि हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर वर्क करें। उनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट, सेलुलर कंपोनेंट। ये क्या है? एक सेलुलर घटक है। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, हमने भी देख लिया। ये कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है। हमारा जो सेल होता है उसका सबसे सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये इसका साइज भी क्या होता है? सेल में ये सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है। कोशिकाओं में ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अभी हम इसके और पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नाभिक के घटक। पहला है हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, परमाणु लिफाफा और न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म ही बोलते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर इन्वेलप, अब न्यूक्लियस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जरूर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया? अगर अभी हमने देखा ना कि सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? सीएम, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल, जो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो यह दो परमाणु झिल्ली से बनी होती है, इसके पास दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना, अलग अलग करना। ठीक है, यह केंद्रक एवं केंद्र द्रव्य को अलग करता है। ये है किसका काम? न्यूक्लियर इन्वेलप का। और ये किससे बना हुआ रहता है? ये टू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है।
नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, nucleoplasm. It has two parts, nucleus which form protein forming centers, ribosomes. अब हमारे जो बॉडी है उसको तो प्रोटीन मिल जाता है, हम जो फूड खाते हैं हम अपने प्रोटीन लेके एनर्जी लेके इतने सारे वर्क्स को परफॉर्म कर लेते हैं. तो इस सेल के भी तो इतने सारे काम है, उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है, उसे भी तो प्रोटीन चाहिए. हम तो दाल पी पी के प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन सेल को कहाँ से प्रोटीन मिलेगा? तो सेल को प्रोटीन देने का काम होता है राइबोसोम्स का. किसका होता है? राइबोसोम का. और ये राइबोसोम कौन बनाता है? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है. ठीक है, राइबोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोलस. जो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया ना कि इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक न्यूक्लियोलस होता है. एक लिक्विड की तरफ एक पार्टिकल होता है जिसका काम क्या होता है? राइबोसोम को बनाना. ठीक है, तो न्यूक्लियस में आया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में आया क्या? अभी हमने देखा ना इधर न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये क्या करता है? तो ये हमारे राइबोसोम्स को बनाता है जिससे हमारे सेल को प्रोटीन मिलता है. उसके बाद और एक दूसरा क्या होता है इसका? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन पदार्थ ये क्या होता है? तो ये धागे जैसा पदार्थ और कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को व्यवस्थित हो जाते हैं. ठीक है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम कौन सा न्यूक्लियस का पार्ट एक्टिव रहता है? तो क्रोमेटिन. क्रोमेटिक मटेरियल ये कैसा होता है? ये थ्रेड लाइक, कुछ इस तरीके से धागे की तरह होता है. ठीक है, एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और जब हमारे अभी मैंने बताया ना कि सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होकर नया नया सेल्स बन जाते हैं आपस में, तो जब सेल डिवीजन होता है ना तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है. अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे, क्रोमोसोम्स को भी समझेंगे. फिलहाल आप बस इतना जान लो कि क्रोमेटिन मटेरियल ही आगे जाके क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनता है. ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दो पार्ट्स, न्यूक्लियर इन्वेलप परमाणु लिफाफा और न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के भी टू पार्ट्स. कौन कौन से? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. ठीक है, तो ये था आपके पार्ट्स. अब हम आगे देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, जो एक कीवर्ड हमें इधर दिख गया है. ठीक है, चलते हैं क्रोमोसोम्स के पास. तो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र ये क्या होता है? तो इसका जो डिस्कवरी है ये किसने किया था? वॉल्थर फ्लेमिंग. किसने खोजा था इसे? वॉल्थर फ्लेमिंग द्वारा ये खोजा गया था. ठीक है, ये होता क्या है? तो क्रोमेटिन हमने देखा ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्रोमेटिन आगे जाके जब क्रोमोसोम बन रहा है तो उसके बस नेम और कुछ काम फंक्शन चेंज होंगे, उसका शेप और साइज थोड़ा ना बदलेगा. तो उसकी तरह ये भी बिल्कुल ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये हमें कब दिखाई देता है? तो ये सिर्फ सेल डिवीजन, ये सिर्फ कोशिका विभाजन के टाइम हमें दिखाई देता है. ओके, फिर इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, पहला डीएनए और दूसरा प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन इसमें प्रोटीन के टर्म में यहाँ पे हमें हिस्टोन मिलेगा. ठीक है, जो हमारा प्रोटीन न्यूक्लियस में क्रिएट होता है, बनता है, वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन बोलते हैं. ठीक है, और डीएनए क्या होता है? तो इसमें जीन कार्यात्मक खंड शामिल है. जितने हमारे बॉडी के जीन्स होते हैं ना तो वो सारे किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में. जीन क्या होता है? एक फंक्शनल सेगमेंट होता है हमारे बॉडी का. तो जीन किसमें होता है? डीएनए में. डीएनए किसका पार्ट है? क्रोमोसोम्स का. ओके, तो ये था आपका क्रोमोसोम जो किससे बना था? क्रोमेटिन से. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे सेल का फोर्थ पार्ट. हमने अभी तक क्या क्या देखा? सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया. अब हमारे ये है साइटोप्लाज्म, और इसके बाद एक और पार्ट बचा है. 5 पार्ट्स मैंने बताया था कि हमारा जो सेल है इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो पांचवा क्या था? सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स के पहले हम अभी अपने साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं. साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य. ये कहाँ होता है? तो पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप अभी हमने देखा ना, न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ दिखता है हमें?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के जो बीच का हिस्सा होता है वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच का भाग क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोसोल, इट इज एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है, तो ये साइटोप्लाज्म का जलीय जमीनी पदार्थ है। अगर आपका ये साइटोप्लाज्म है तो इसमें कुछ लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड होते हैं, ठीक है। इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। यह साइटोप्लाज्म का जलीय जमीनी पदार्थ है। ये क्या है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, किसका, साइटोप्लाज्म का। ओके, नेक्स्ट, ये भी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का, ये साइटोप्लाज्म में लिविंग होता है, पर इसमें भी आपका एक नॉन लिविंग पार्ट हमें दिखाई देता है, जिसका हमने नेमिंग क्या कर रखा है, साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के निर्जीव घटक को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म समावेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो इसके बाद जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, हम इसका फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं, वो सारा किस में प्रेजेंट होता है, तो इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल, अभी सेल ऑर्गेनेल्स में से 7-8 उसके पार्ट्स है, वो सारे किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम स्टॉप करते हैं। आप यहाँ तक कि अपने सारे डाउट्स को इकट्ठा कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम उसको पहले आप इसे लुक थ्रू कर लो, स्टडी कर लो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि हमारा सेल का फिफ्थ पार्ट होगा, सेल ऑर्गेनेल्स। वो थोड़ा लेंदी है, उसके काफी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए एंड लेट्स एंड द लेक्चर। नहीं नहीं, तो आप बैठिए।
डॉक्यूमेंट को भी करना होगा। कल रखते कर रही आप जो प्रैक्टिस कर रहा ना डैशबोर्ड खोलिए प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी थोड़ी सी पेज ऐड करना कैसे पता चलेगा पेज कैसे लगातार होगा ना आज भी ये भी तो हो सकता है कल ट्राई आपने पेज ऐड किया कहीं ट्राई कहीं और पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा
चलिए इसको बुक कर दीजिए, कर दे रहा हूँ। लो क्लियर।